फॉस्फेट्स में लिखिए पहला, देखिए इसने कहा था कि 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में चले गए। अब कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में कब जाएगी? जब वो खाली होगी, वहां से तभी आप पार कर सकते हैं। तो लिखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो, या एम्प्टी लिख दो, और एम्प्टी। ज्यादातर जो पार्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है, लिख लिया? यस मैम। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्ज reside in a very small space। इन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से स्पेस में प्रेजेंट है, तभी तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इधर निकले, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। अगर थॉमसन के मॉडल को हम सच माने तो एटम क्या कहा उसने कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। इससे तो क्या होता कि आपके पॉजिटिव चार्ज डेविएट ही करते रहते, अगर हम मान लेते कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो। लेकिन इसने कहा, इसने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटे स्पेस में प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत हैवी है, क्योंकि उससे टकराकर एटम अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गए थे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज हैवी एंड देयर इज समथिंग नोट कर लिया? देयर इज समथिंग, यस मैम, यस मैम। very heavy in the atom। तब तक न्यूक्लियस, उसकी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। in the atom, ठीक है। आगे इसने ये बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एटम इज न्यूट्रल। सो एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट इसने बताया जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, नोट कर लीजिए, इज वेरी स्मॉल हो गया मैम। as compared to the atom। देखिए एटम का जो साइज है वो माना गया है 10⁻⁻10 मीटर का, और न्यूक्लियस का साइज माना गया है 10⁻⁻15 मीटर। यानी एटम से न्यूक्लियस 5 टाइम्स ज्यादा है। किस तरीके से? अब आप मान लीजिए कि एक क्रिकेट की बॉल है जो ग्राउंड में पड़ी हुई है, और क्रिकेट की बॉल को मान लीजिए कि वो न्यूक्लियस है, तो उसके चारों तरफ 5-5 किलोमीटर का अगर आप एरिया मानते हो तो वो एटम का डायमीटर है। मतलब आप मान लीजिए कि एटम जो है ये एक क्रिकेट ग्राउंड है 5-5 किलोमीटर का, और इसके बीच में एक डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट दिखाई दे रहा है, यस मैम, ये न्यूक्लियस है। इतना साइज छोटा होता है इसका। मतलब अगर आप बीचों बीच एक क्रिकेट की बॉल रख दो और उसके चारों तरफ 5-5 किलोमीटर का ग्राउंड मान लो,
तो वो न्यूक्लियस और एटम के साइज में कंपैरिजन है कि वो क्रिकेट की बॉल जो है वो तो है न्यूक्लियस, और जो 5-5 किलोमीटर का एरिया है वो है इसका एटम का साइज। समझ में आया? हर्षित टच मत करो, हर्षित स्क्रीन टच मत करो बेटा। तो लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, इफ nucleus is नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसी में है ये। इफ न्यूक्लियस इज अ क्रिकेट बॉल, ये 10⁵ टाइम्स बड़ा है, 5 गुना नहीं, 10⁵ टाइम्स। क्रिकेट बॉल, देन एटम इज अ ग्राउंड फील्ड ऑफ 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर में अगर कोई आदमी भी खड़ा है तो आप उसको देख नहीं पा सकते, तो क्रिकेट की बॉल को आप कैसे देख पाओगे? अगर 5 किलोमीटर दूर से आपसे मैं कहूं कि एक आदमी को देखो, तो आप उस आदमी को भी नहीं देख पाओगे, तो क्रिकेट की बॉल को तो देखना तो बहुत ही मुश्किल बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व का मतलब घूमना, रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। उसने ये कहा कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तब तक केवल प्रोटॉन ही डिस्कवर हुआ था, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें गिर क्यों नहीं जाता भाई, अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? आपने कभी भी धागे में कंकड़ बांध के घुमाया है? धागे में Yes, ma'am. घुमाया है? क्या वो कंकड़ तुम्हारे हाथ को टच करता है कभी? नहीं। करता है। कब करता है? जब आप इसकी स्पीड को कम कर देते हो, जब घुमाना बंद कर देते हो। हाँ होता है ना? हाँ, तब करता है। ऐसे ही जो सन है इसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं, और सन जो है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो वो प्लैनेट जो है वो सन में क्यों नहीं गिर जाते? बताओ, प्लैनेट्स जो है वो सन में क्यों नहीं गिर जाते? आंसर दो। देखो बेटा, अब समझो मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। क्यों? ड्यू टू चार्ज, क्योंकि इनके बीच में अपोजिट चार्ज है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक राउंड पाथ पर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है ना, और इस वजह से इसमें इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, और इसमें एक्सीलरेशन आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है इसमें। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या करता है, यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ बिना गिरे घूमता रहता है। आप देखो, जब इसे घुमाते हो कंकड़ बांधकर, तो हमारा हाथ उस धागे को खींचता है, फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब हम उसे घुमाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वजह से वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है उस कंकड़ को, जिसकी वजह से वो बिना गिरे
घूमता रहता है। मेरी बात समझ में आई है? दोबारा बताऊंगी मैं। आ गई। यस मैम। चेतना बात समझ में आई बेटा? यस मैम। हर्षित, हर्षित बात समझ में आई? यस मैम। आ गई कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बन रहा है। अब आ जाओ प्लेनेट और अर्थ पर। जो आपका सन है उसके चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं और सन जो है वो प्लेनेट्स को पुल कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना ये क्या कर रहा है, उन प्लैनेट्स को, वो भी घूम रहे हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी आ रहा है, तो वहां पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स में से। इस वजह से सन के चारों तरफ जब प्लेनेट घूमते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस सन में गिरते नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप मूवमेंट कम करते जाते हो वैसे वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता चला जाता है और बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाती है। और उस केस में क्या होता है, आपका जो कंकड़ है वो नीचे आ जाता है। तीन चीजों को रिलेट कर रही हूं मैं यहाँ पर। एक तो लाइव एग्जांपल है कंकड़ का और धागे वाला, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस वाला, और तीसरा मैं दे रही हूँ आपको सन और प्लैनेट्स वाला। सन और प्लैनेट्स और जो कंकड़ वाला केस है वो सेम केस, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स में से एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है जो उस कंकड़ को धागे से घुमा के रखता है बिना गिराए। और वही काम आपका अर्थ और प्लैनेट्स, सन और प्लैनेट्स में होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज, इस बात को समझो, आगे हम यूज करेंगे इस बात को, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक सेंट्रीपिटल फोर्स निकलता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं मिलता। और ये सब कहाँ होता है, सर्कुलर मोशन में। तो लिख दीजिए इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड by centripetal force. Electrostatic force is balanced by centripetal force. नोट कर लिया? यस मैम। आगे लिखिए। यस मैम। Rutherford compared this model with solar system. So it is also called solar system model. सोलर सिस्टम मॉडल, ठीक है, लिख लिया। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी Fe इज इक्वल टू Fc। नोट कर लीजिए, Fe इज इक्वल टू Fc। पर ये मॉडल फेल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, लिखिए,
रदरफोर्ड मॉडल। उस वक्त एक मैक्सवेल साइंटिस्ट आए थे, मैक्सवेल। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेट होता है, एसेलरेट का मतलब है जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और एसिलरेशन क्रिएट हो रहा है, उस वक्त वो चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करता है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं आपको एक बार खाना खिला दूं और आपसे 2 दिन काम कराऊं, तो इज इट पॉसिबल कि आप उसी एफिशिएंसी से लगातार काम करते रहो? बताओ, उसी एफिशिएंसी से आप काम करते रहोगे? जवाब दिया करो भाई। No, ma'am. नो। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी लगातार लूज होती रहेगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप थक कर बैठ जाओगे, यस मैम। जाओगे। अगर हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपेयर करें कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और लगातार सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी एनर्जी पूरी की पूरी लूज कर देगा, और एनर्जी लूज करते ही क्या होगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिरने का मतलब एटम खत्म। लेकिन हम जानते हैं कि एटम एक स्टेबल है, एटम स्टेबल है, एटम विल नेवर कोलैप्स। एटम खत्म हो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को बताने में फेल हो गया। बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. इसका जो पॉइंट है वो यही है कि रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। एक सिंपल सी बात है, आपने वो जो धागा बांधा है ना कंकड़ में, उसे घुमाते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हाथ थक जाएगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम करते क्या होगा, वो धागा लास्ट में आपके हाथ से लिपट जाता है, होता है ना? Yes, ma'am. होता है। इसका Yes, मतलब ma'am. क्या है Yes, ma'am. कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिर गया, और आपकी वो जो आप खेल रहे होते हो वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप उसको कंपेयर करो एटम से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, तो लिखिए एनी मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, एनी एक्सीलरेटेड, ACCELARATED, accelerated charge particle emit या lose, emit radiations, emit radiations and lose energy, and then fall into nucleus and atom collapse. Atom collapse. But we know that atom is stable. Atom is stable. So Rutherford नोट कर लिया? So Rutherford cannot Yes, ma'am. explain Yes, ma'am. stability of atom.
ये नहीं बता पाया कि एटम स्टेबल क्यों है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट एक स्पेक्ट्रम होता है। आप लोगों ने विवग्योर सुना है? विवग्योर? यस मैम। कलर का कलर वो हाँ रेनबो। बिल्कुल, रेनबो, विवग्योर। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ लो इस बात को पहले, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स पूरे दिखाई देते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सही है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं हम उसे। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक कंटेनर लिया गया ट्रांसपेरेंट, उस कंटेनर में एक गैस भर दी, कोई भी गैस, ठीक है। जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म देखा है आप लोगों ने? वो ट्रांसपेरेंट सा कांच का टुकड़ा होता है प्रिज्म। यस मैम। यस मैम। आपने वैसे ही मान लो इसको। अब उसने क्या किया, उस प्रिज्म में यस मैम। व्हाइट लाइट पास की। बनाएंगे आप लोग? दिस इज व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट पास की तो उन्होंने क्या देखा, यहां पर एक स्पेक्ट्रम बना है। इसमें से ऐसे स्पेक्ट्रम बने। अब स्पेक्ट्रम में क्या आना चाहिए? 7 कलर्स आने चाहिए कि कम आने चाहिए? मैम 7 ही कलर्स। 7 आने चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जब भी बाहर आती है तो एक कलर ही आती है। मेरी बात सुनो, आने तो 7 चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि वॉयलेट कलर आ गया, इंडिगो खत्म हो गया, फिर ब्लू कलर आ गया, ठीक है, फिर ग्रीन कलर खत्म हो गया, फिर ऑरेंज आ गया, रेड खत्म हो गया। मतलब कुछ कलर डिसअपियर हो गए, सारे कलर नहीं आए, कुछ कलर डिसअपियर हो गए। इस स्पेक्ट्रम को कहा गया लाइन स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझना, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझना, आने क्या चाहिए, विवग्योर पूरा आना चाहिए। लेकिन जब इस गैस में से लाइट को पास किया गया, व्हाइट लाइट को, तो कुछ कलर डिसअपियर हो गए और कुछ कलर आ, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें कुछ कलर आपके एब्सेंट हो। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सम कलर्स आर एब्सेंट, ब्रैकेट में लिख दो, सम कलर्स आर एब्सेंट। अब रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि ये कुछ कलर एब्सेंट क्यों हो गए। रदरफोर्ड ने इस बात को बताने में मुश्किल हुई उसको कि ये पूरा क्यों नहीं आया, कुछ कलर डिसअपियर क्यों हो गए। तो सेकंड पॉइंट यही है, लिखिए, he cannot explain line spectrum or discrete spectrum। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, ये नहीं बता पाया कि लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बना। यस मैम। बोहर ने, और बोहर वो साइंटिस्ट था जिसने आइंस्टीन को चैलेंज किया था। बोहर वो साइंटिस्ट था जिसने आइंस्टीन को चैलेंज किया था। लेकिन मैं अब बोहर मॉडल पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स
बताना चाहूंगी, पहले वो लिखेंगे आप लोग। हालांकि आप लोगों ने 9th-10th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगी। मैं यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो जाता है। अब डालिए, सबसे पहले डालो एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, is called atomic number. एटॉमिक नंबर लिख लिया? लिख लिया? Yes, ma'am. Ma'am. लिखिए, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड। अब ध्यान रखना दिमाग में, जेड क्या होता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ब्रैकेट में स्मॉल p, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नोट कर लीजिए, कर लिया। मास नंबर, मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, कैपिटल ए से। मास नंबर लिखिए, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कहां से आया? मैम आपने तो बताया नहीं न्यूट्रॉन कैसे आया, अभी मैं बताऊंगी न्यूट्रॉन कैसे आया। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डेफिनेशन इतनी ही बहुत है, अगर डेफिनेशन पूछने के लिए आ जाए तो आप मास नंबर यही बताएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब पहले लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ज्यादा डिटेल में नहीं है, छोटी सी है, बता रही हूं मैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ईयर था 1920, 100 साल हुए हैं पूरे 1920 में। और चैडविक साइंटिस्ट थे, चैडविक। चैडविक उन्होंने, तब तक दो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल आ चुके थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब उन्होंने मास मेजर किया एटम का, मास मेजर किया तो उन्होंने ये देखा कि एटम का मास जो था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से कुछ ज्यादा, जैसे मतलब इसके अंदर कोई तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट है। चैडविक ने क्या किया, एटम के मास को मेजर किया तो उन्होंने ये देखा कि एटम का जो मास था वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से कुछ ज्यादा है, और अच्छा खासा ज्यादा है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि एटम जो है उसमें तीसरा एक पार्टिकल और भी प्रेजेंट है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, लेकिन उस पर चार्ज कुछ नहीं है। तो उसका क्योंकि चार्ज कुछ नहीं है ना, तो उसे न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, चार्ज कुछ नहीं है, इसलिए उसको एन से रिप्रेजेंट किया गया, एन से। लिखिए, लिखिए, the neutral particles are discovered by Chadwick in 1932। मतलब यहां पर तो रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन किया था कि 1920 में कोई थर्ड पार्टिकल है, और 1932 में चैडविक ने इसको प्रूफ किया।
Chadwick in 1932 he bombarded, लिखिए, he bombarded a thin foil of beryllium metal with fast moving alpha particle each particle was found to carry a mass of 1.675 into 10 raised to power minus 24 gram, which is nearly same as proton, which is nearly same as a proton and has no charge. So it is called neutron. समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसकी प्रेडिक्शन तो जे थॉमसन ने भी की थी बहुत साल पहले. उसने भी कहा था भैया एक थर्ड पार्टिकल और भी प्रेजेंट है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट डालिए आइसोटोप्स और आइसोबार्स. ये सब आप लोग पढ़ चुके हो पहले. आइसोटोप्स. अच्छा, पहले एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लो पहले. मान लीजिए ये कोई एटम है. एटम में मास नंबर लिखते हैं यहां पर और एटॉमिक नंबर लिखते हैं यहां. एक्स, ये जेड और ये ए. ठीक है. अब लिखिए आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं? लिखिए, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ same element which have same atomic number but different mass number. Atom of same element which have same atomic number but different mass number is called isotopes. नोट कर लिया? Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिखिए, 1H1, 1H2, 1H3. ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है. प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम. प्रोटियम, ये प्रोटियम है. ड्यूटेरियम, ये ड्यूटेरियम है. टाइटेरियम, ये टाइटेरियम है. इस पहले एक बार चेक कर लेना टाइटेरियम की. मैम मतलब कि जहाँ 1 होगा तो प्रोटेनियम, जहाँ 2 होगा प्रोटियम डिट्रोनियम. प्रोटियम प्रोटियम तो प्रोटियम और प्रोटियम 3 होगा तो टाइटेरियम. ये टाइटेरियम का वो आइसोटोप्स, वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप है. नेक्स्ट लिखो आइसोबार्स. जल्दी फटाफट लिखो. आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having different atomic number but same mass number.
सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। एग्जाम्पल लिखिए, 40 AR 18, 19 K